आओ बहू रानी, अंदर आओ। हमारे इस गरीब खाने में तेरा स्वागत है। अनीता अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश कर उसे घर के अंदर ले आती है। जहां अंदर आते ही अनीता की छोटी बहू उस कमरे को चारों ओर से देखती है। ये देख उसकी सास अनीता उससे कहती है, क्या हुआ छोटी बहू, क्या देख रही हो? माँ जी, ये कमरा कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं है? अच्छा ये बताइए कि मेरा कमरा कहाँ है? मैं बहुत थक गई हूँ। अब मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। बहू, यही तेरा और तेरी जेठानी सुनैना का कमरा है। तुम दोनों को अब यहीं रहना है। क्या? माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है और हम दोनों देवरानी जेठानी एक ही कमरे में कैसे रहेंगी? बहू रानी, तुम तो जानती हो हम लोगों की गरीबी। पूरे घर में यही एक कमरा है, इसीलिए जो भी है उसी में गुजारा करना पड़ेगा। प्रिया मुंह बनाकर बैठ जाती है। फिर शाम को उसकी जेठानी पानी लाकर उसे देती है और कहती है, ये लो प्रिया, तुम्हारे लिए पानी, और कुछ चाहिए होगा तो कहना। फिर दोनों देवरानी और जेठानी अपने अपने पतियों के साथ एक ही कमरे में सो जाती हैं। कमरे के एक तरफ के बिस्तर पर जेठ जेठानी तो दूसरी तरफ देवर और देवरानी सो जाते हैं। फिर अचानक आधी रात को प्रिया को गंदी बदबू आती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कमरे में कोई चूहा मर गया हो। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। कुछ देर बाद उसकी जेठानी जोर से गैस छोड़ती है। ओहो, तो ये सारा किया धरा इन्हीं का है। इन्होंने जरूर मूली के पराठे खाए होंगे। पराठे खाकर अब मेरा जीना मुश्किल कर दिया है इन्होंने। ये जेठानी तो बदबूदार बम छोड़ी ही जा रही हैं। उन्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही। हे भगवान, मैंने क्या क्या सोचा था कि मेरी स्वागरात ऐसी होगी, और ऊपर से ये बदबूदार गैस और सूंघनी पड़ रही है। तभी जेठानी की आंख खुल जाती हैं और वो कहती है, अरे क्या हुआ देवरानी जी, तुम सोई नहीं? आप इतनी बदबूदार गैस छोड़ रही हो, भला नींद कैसे आएगी? तुम तो जानती हो देवरानी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसे में गैस का होना तो आम बात है। चलो अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। प्रिया अपनी किस्मत को कोसती हुई सो जाती है। अगली सुबह प्रिया की मुंह दिखाई की रस्म होती है और मोहल्ले की औरतें आती हैं। बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। छोटी बहू, अब जैसे बड़ी बहू ने हमें खुशखबरी सुनाई है ना, वैसे तू भी सुना दे। क्या खाक खुशखबरी सुना दूं? शादी के पहले दिन से तो हम दोनों पति पत्नी अपनी जेठ जेठानी के कमरे में सो रहे हैं, ऊपर से इन्हें खुशखबरी और सुननी है। फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जेठानी अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रिया भी अपनी बहन से बात कर रही थी। लेकिन एक ही कमरे में होने के कारण दोनों एक दूसरे से फोन पर ठीक से बात नहीं कर पाती। ओ नो, क्या मुसीबत है! अब तो फोन पर भी बात नहीं कर सकते। इतनी ही परेशानी हो रही है तो कमरे से बाहर जाकर आंगन में बात कर लो। मैं क्यों जाऊं आंगन में? आप जाकर बात कर लो ना बाहर धूप में खड़े होकर। मैं तो कहीं नहीं जा रही। ओफो, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। ये कहकर जेठानी रसोई में खाना बनाने चली जाती है और फिर जब वो वापस आती है तो देखती है कि कमरा पूरी तरह से बिखरा पड़ा है। देवरानी जी, ये क्या? आपने सारा कमरा फैला दिया, और ये कपड़े इस तरह क्यों रखे हुए हैं? तुमने तो सब बिगाड़ के रख दिया है। जेठानी जी, भूलिए मत, ये सिर्फ आपका कमरा ही नहीं बल्कि मेरा भी कमरा है, और मुझे अपने कमरे में कैसे रहना है इसके लिए मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद गर्भावस्था में भी जेठानी सुनैना सारे कमरे को अकेले ही साफ करती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और अब जेठानी की डिलीवरी का वक्त पास आ जाता है, इसलिए उसकी सास उसकी गोद भराई की रस्म रखती है, जिसके लिए सुनैना शीशे के सामने खड़े होकर तैयार हो रही होती है, जिसे देखकर उसकी देवरानी कहती है, जेठानी जी, अगर आपका श्रृंगार हो गया हो तो अब आगे से हट जाइए, मुझे भी तैयार होना है।
गोद भराई की रस्म मेरी है, तो पहले मुझे अच्छे से तैयार होने दो, फिर तुम बाद में हो जाना। ओफो, क्या मुसीबत है। जब से इस घर में आई हूँ तब से कमरा, बाथरूम, यहाँ तक कि शीशा भी एक ही है। न जाने कब तक मुझे हर चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं कौन सा चैन से जी रही हूँ। पहले मैं अपने कमरे में कितने आराम से रहती थी, लेकिन जब से तुम आई हो मेरे कमरे का तो होलिया ही बिगड़ गया है। सारा दिन कमरा गंदा करके रखती हो। अच्छा, तो क्या ये सिर्फ आपका ही कमरा है? अरे मेरा भी इस कमरे पर उतना ही हक है जितना आपका। और ऐसे बातों ही बातों में दोनों की बहसबाजी इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। और इन सब के चलते सुनैना को गलती से धक्का लग जाता है, जिससे वो पेट केवल गिरने वाली होती है कि तभी उसका पति सुनील आ जाता है और वो उसे संभाल लेता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम गिरने से बच गई, नहीं तो आज अनर्थ ही हो जाता। अगर अभी मेरा बेटा यहाँ आया नहीं होता तो चोट लगने के कारण इस नन्ही सी जान को कुछ भी हो सकता था। अरे तुम दोनों को अपना ना सही, लेकिन आने वाले इस बच्चे के बारे में तो सोचना चाहिए था। मैं मानती हूँ कि एक कमरा होने के कारण तुम्हें ये सब परेशानियां हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हाथापाई पर उतर आओ। कम से कम तुम लोगों को इतना तो समझना चाहिए कि अभी हम लोग गरीब हैं और अभी कमरा नहीं ले सकते, लेकिन मेरे दोनों बेटे सारा दिन मेहनत तो कर रहे हैं। धीरे धीरे वो कमरा भी ले लेंगे। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, हमसे गलती हो गई, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ माँ जी। तभी बड़ा बेटा सुनील कहता है, अब आप चिंता मत कीजिए, हमने ज़मीन खरीद ली है और बहुत जल्द ही उसमें 3 कमरे भी बनवा देंगे। हाँ, हमने तो सोचा था घर बनाने के बाद आप तीनों को सरप्राइज देंगे। आप लोग चिंता ना करें, अब हमारी परेशानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। फिर ये सुनकर तीनों सास बहू बहुत खुश होती हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के साथ घुलना मिलना शुरू कर देती हैं और उनके बीच एक कमरे को लेकर लड़ाई भी खत्म हो जाती है। कुछ दिन बाद उनका घर भी बनकर तैयार हो जाता है और अब वो सब अलग अलग कमरे में खुशी खुशी रहने लगते हैं। राखी बेटी, यहाँ आ, रोटी बनाना सीख ले, ससुराल में काम आएगा बेटा। नहीं माँ, अभी मन नहीं है मेरा, और वैसे भी रोटी बनाना सीखने में कौन सी बड़ी बात है। आटा गूंथना है और रोटी बनानी है। अरे बेटी, रोटी को बेलना ही तो असली कला है। रोटी गोल होनी चाहिए, नहीं तो ससुराल में सब तेरा मजाक उड़ाएंगे। हाँ हाँ, हो जाएगा माँ, मैं गोल रोटी बना लूंगी, अब आप चिंता मत कीजिए। और ये बोलकर राखी अपने कमरे में जाकर सो गई। राखी का किसी भी काम में मन नहीं लगता है। वो कॉलेज जाती है लेकिन क्लास नहीं करती, यहाँ वहाँ गप्पे लड़ाती रहती। कॉलेज के लड़के उसके पीठ पीछे उसे गवार कहकर पुकारते थे। अरे ये राखी कितनी गवार है, उसे तो कुछ भी नहीं पता। अरे भाई, तो क्या हुआ, वो सुंदर कितनी है, आजकल ये सब कौन देखता है। भाई वो इतनी सुंदर है कि किसी सरकारी नौकरी वाले लड़के के साथ उसकी शादी हो ही जाएगी। सच में राखी सुंदर तो बहुत है, इसीलिए उसे अपनी सुंदरता का घमंड भी है। मैं किसी ऐरे गैरे से शादी नहीं करूंगी, मुझे तो सिर्फ सरकारी नौकरी वाला लड़का ही चाहिए। फिर कुछ समय बाद कॉलेज खत्म हो गया और राखी कॉलेज में फेल हो गई। तब उसके पिता ने कहा, अब बहुत हो गई पढ़ाई पढ़ाई, अब तुम शादी कर लो राखी, वैसे भी पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लगता। अच्छा तो ठीक है पापा, आप मेरे लिए कोई अच्छा सा सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढ कर लाइए, मैं शादी कर लूंगी। राखी के पापा राखी के लिए लड़का ढूंढने लगे, लेकिन राखी सुंदर थी, इसीलिए उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और कुछ ही दिनों के अंदर नीरज और राखी की शादी हो गई और राखी ससुराल चली गई। तब उसने सोचा, अमीर घर में आ गई हूँ, अब तो पैर पे पैर रखकर बैठूंगी, आराम से जिंदगी बिताऊंगी। लेकिन उसके सारे सपनों पर पानी फिर गया और उसकी सास निर्मला ने कहा, बहू तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना। ये सुनकर राखी ने अपने मन में सोचा, मुझे तो बस चावल उबालना और मैगी बनाना ही आता है,
लेकिन अब मैं ये सब सासू माँ को कैसे बताऊं? फिर राखी ने अपनी सास से कहा, हाँ माँ जी, मुझे तो सब कुछ आता है, खासकर चावल मैं इतने अच्छे बनाती हूँ ना। अरे नहीं नहीं बहू, हम चावल नहीं खाते, हम सिर्फ रोटी खाते हैं। हाँ हाँ हाँ, रोटी अच्छी बात है, रोटी खानी भी चाहिए माँ जी। हाँ हाँ बहू, हम सभी को रोटी खाना बहुत पसंद है। गोल गोल रोटी, तुम्हें गोल गोल रोटी बनाना आती है ना? लेकिन राखी फिर से मुश्किल में पड़ गई। तब उसने कहा, हाँ हाँ, रोटी बनाना किसको नहीं आता है माँ जी। अच्छा तो जाओ और हम सबके लिए गर्मा गर्म गोल गोल रोटियां बना कर लाओ, और 10 लोगों के लिए बनाना है। मेरे रिश्तेदार तुम्हें देखने आए हैं ना, सबके लिए रोटी और चने की दाल बना कर ले आओ। राखी रसोई में चली गई और चने की दाल गैस पर चढ़ाकर आटा गूंदने लगी। आटा गूंदकर बेलन से रोटी बेलना शुरू कर दिया, लेकिन रोटी गोल होने की बजाय टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। अरे ये क्या, ये तो गोल होने की बजाय इंडिया का नक्शा बन रही है। हाय, अब मैं क्या करूं? घर में इतने सारे मेहमान आए हैं, सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। राखी ने बहुत कोशिश की, लेकिन रोटियां गोल नहीं बनी। कभी इंडिया का मैप बना तो कभी पाकिस्तान का। फिर इस सब से राखी बहुत परेशान हो गई। मुझसे नहीं हो रहा ये सब। एक काम करती हूँ, माँ को कॉल करती हूँ, शायद वो कुछ तरीका बता दे। फिर राखी ने अपनी माँ को कॉल किया और सब कुछ सुनकर उसकी माँ ने कहा, मैंने कितनी बार कहा था तुझसे कि रोटी बनाना सीख ले, लेकिन तू तो मेरी बात सुनती ही नहीं थी। हाँ माँ, काश मैंने आपकी बात सुन ली होती, लेकिन अब मैं क्या करूँ, बताओ तो। राखी की माँ रोटी बेलने की प्रक्रिया बताने लगी, लेकिन फिर भी राखी से गोल रोटी नहीं बन पाई। और उधर उसकी सास निर्मला चिल्लाने लगी, अरे बहू, कहाँ रह गई? रोटी सब्जी हुई कि नहीं? हाँ माँ जी, हो गई हैं। राखी ने चने की दाल और रोटियां लाकर सबके सामने रख दी। रोटियां देखकर सब लोग गले फाड़ फाड़ कर हंसने लगे। ये रोटियां हैं? अरे ये कैसी बहू लाई है निर्मला तू, जो रोटी भी गोल नहीं बना सकती, घर कैसे संभालेगी ये? और ऐसे सबके सामने राखी की बहुत बेइज्जती हुई। सब लोग खाना खाकर चले गए। तब निर्मला ने राखी को बहुत डांटा, और डांट खाकर राखी रोती हुई अपने कमरे में चली गई। वहां उसका पति नीरज भी उसे उल्टा सीधा सुनाने लगा। अरे, अगर पहले पता होता कि तुमको रोटियां बनाना भी नहीं आता तो मैं तुमसे शादी भी नहीं करता। और हाँ, कल मेरे दोस्त आने वाले हैं तुम्हारे हाथ की रोटियां खाने। कल भी मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं नहीं, मैं गोल रोटी बना लूंगी। लेकिन कैसे भाई? सुनो राखी, अगर कल रोटी गोल नहीं बनी तो ना, मैं तुमको मायके छोड़ाऊंगा। फिर अगले दिन सुबह सुबह नीरज के दोस्त घर आ गए और राखी से कहा, अरे भाभी, आ गए हम तुम्हारे हाथ की गोल गोल रोटी खाने। अब बस हमें गोल रोटी बनाकर खिला दो, बहुत भूख लगी है। हाँ क्यों नहीं, बैठो, मैं अभी लाती हूँ। राखी रसोई में आटा गूंथने के बाद रोटी बेलने लगी, लेकिन रोटी आज भी गोल नहीं हो रही थी। और वहीं पास में ही राखी ने आटा गूंथने के बाद पेड़े बनाकर रख दिए थे। तभी उसका पैर फिसल गया और वो एक पेड़े के ऊपर बैठ गई। हे भगवान, सत्यानाश हो गया। फिर राखी खड़ी हुई और देखा, वो जिस आटे के पेड़े के ऊपर बैठ गई थी वो पूरा गोल हो गया था और एक रोटी बन गया था। फिर ये देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया, अरे मैं तो ऐसे ही गोल रोटियां बना सकती हूँ। बस फिर क्या था, राखी एक के बाद एक पेड़े के ऊपर बैठने लगी और रोटियां गोल बनती रहीं। और वो रोटियां लेकर नीरज के दोस्तों के पास आई। गोल रोटी देखकर सभी बहुत खुश हो गए। नीरज भी खुश हो गया और उसकी सास निर्मला भी। अरे वाह वाह भाभी, रोटी तो पूरी गोल बनी है। हाँ बहुत अच्छे बहू, तुम तो सीख गई हो। फिर वो सब लोग रोटी खाने लगे और राखी रसोई में चली गई। तभी नीरज का एक दोस्त अचार मांगता है।
अरे नीरज भाई, थोड़ा अचार मिल जाता तो बढ़िया होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो वो रसोई से जाकर ले आ, भाभी को बोल दे, वो दे देगी। फिर वो लड़का उठकर रसोई के पास गया और देखा कि राखी पेड़े के ऊपर बैठकर रोटियां बना रही है। वो सभी को बुलाकर लाया और सभी ने ये देख लिया। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? तुम ऐसे बनाती हो गोल रोटियां? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे रोटी बनानी नहीं आती थी। अच्छा, तो इसीलिए तुम अपने पिछवाड़े से गोल रोटियां बना रही थी? लानत है तुम पर, तुम मेरे दोस्तों को ऐसी रोटियां खिला रही थी। बेटा, इसे अभी जाकर मायके छोड़ा, ये हमारे बहू बनने के लायक नहीं है। राखी रोने लगी, लेकिन नीरज उसे लेकर उसके मायके चला आया और उसे वहां छोड़कर लौट गया। राखी की माँ ने राखी से कहा, देखा बेटी, इसीलिए बड़ों की बात सुन लेनी चाहिए। मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि रोटी बनाना सीख ले। हाँ माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी सीख लूंगी। राखी ने अपनी माँ से गोल रोटी बनानी सीख ली और बाकी सब कुछ भी सीख लिया। उसके बाद नीरज और अपनी सास से जाकर माफी भी मांग ली और उन्हें गोल रोटी बनाकर खिलाई। नीरज और निर्मला ने उसे माफ कर दिया और उसे फिर से अपना लिया। ऐसे ही गोल रोटी ने सबका दिल जीत लिया। मम्मी, वो साथ में अटैची और बैग भी है ना, इसलिए मैंने कैब कर ली है। आप टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगी। ठीक है सालू, टाइम से आ जाना, मैं खाना तैयार रखूंगी। सालू फोन पर कुछ और कहती, उससे पहले ही फोन कट गया। सालू मायके जाने की तैयारी करने लगती है। सोनू और जूली की गर्मियों की छुट्टियां थी, इसी वजह से सालू कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहने जा रही थी। मुझे ऑफिस के काम से ना जाना होता तो मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ देता, पर बहुत अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए तुम मम्मी के घर रहकर आ जाओ, फिर हम बच्चों के साथ घूमने चलेंगे। सालू बहुत खुश थी कि वो बहुत दिनों बाद अपने मायके रहने जा रही थी। बच्चों के स्कूल और कामों की वजह से सालू बहुत कम अपने मायके रहने जा पाती थी। पर जब वो अपने मायके पहुंची तो उसकी भाभी शालिनी घर पर नहीं थी। नानी माँ, मुझे मैंगो शेक पीना है। नानी माँ, मुझे बनाना शेक पीना है। हाँ हाँ बच्चों, रुको, मैं अभी तुम दोनों के लिए बनाना शेक और मैंगो शेक लाती हूँ। मम्मी, भाभी अपनी मम्मी के घर से कब तक आएंगी? हाँ, बस आने ही वाली होगी। मैंने उसे बता तो दिया था कि तुम आने वाली हो। सालू बात कर ही रही थी कि शालिनी अपने दो बच्चों रिया और दीपू के साथ आ जाती है। अरे माँ जी, फ्रिज के सारे आम काटकर अपनी बेटी को ही खिला दिए क्या, या फिर एक दो छोड़े भी हैं? कैसी हो सालू? नमस्ते भाभी, मैं ठीक हूँ। वो बच्चे आम की जिद कर रहे थे तो। हाँ हाँ, आम का सीजन है और बच्चे अपने मामा के घर आए हैं तो आम तो खाएंगे ही ना। ये देखो, मम्मी ने पके हुए बढ़िया दशहरी आम खाने को दिए हैं, पूरे 5 किलो हैं। शालिनी, सालू भी आम और केले लेकर आई है, फ्रिज में रख दिए हैं। अच्छा किया, वैसे भी अब कुछ दिन यहाँ रुकोगे तो बच्चे तो कुछ ना कुछ खाने को मांगते ही रहते हैं। अच्छा, वो मैं ये आम फ्रिज में लगा कर आती हूँ। शालिनी रसोई में चली जाती है, पर सालू उस समय गुस्से में थी। मम्मी, यही वजह है कि मैं यहाँ आना पसंद नहीं करती। मेरा तो मन ही नहीं था कि मैं इस बार छुट्टियों में मायके आऊँ। राहुल तो बोल भी रहे थे कि कहीं घूमने चलते हैं। वो तो मैंने ही उन्हें मना कर दिया कि नहीं, पहले मैं कुछ दिन मम्मी के घर जाकर आऊँगी। लेकिन शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं यहाँ आ गई। अगर भाभी का यही रवैया रहा ना तो मैं फिर कभी नहीं आऊँगी मायके। अरे बेटी, शालिनी की बातों पर ध्यान मत दिया कर, वो ऐसी ही है। उसे समझ नहीं है कि कब क्या बोलना चाहिए। और ये घर मेरा है, तेरी माँ का है। जब तक मैं जिंदा हूँ तू अपनी माँ के घर आराम से रह। आज तेरे पापा जिंदा होते तो। सालू देखती है कि उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसीलिए सालू उस समय चुप हो जाती है और बात को बदल देती है। मम्मी, भैया को फ़ोन लगा दो,
उन्हें कहना कि जलेबी रसगुल्ले लेते हुए आए, बहुत मन हो रहा है। तभी सालू का भाई आ जाता है। अरे मुझे तो पता है तू आने वाली है, इसलिए मैं रास्ते में हलवाई से जलेबी और रसगुल्ले लेते हुए आया। ये ले तेरे पसंद की जलेबी रसगुल्ले। थैंक यू भैया, आपको याद था कि मैं आने वाली हूँ। हाँ, वो मम्मी ने सुबह बता दिया था कि तुम आने वाली हो। और जीजू कैसे हैं? सब बढ़िया? हाँ जी भैया, सब ठीक है। देसी घी लाए हो? मैंने बोला था देसी घी खत्म हो गया है, लेते हुए आना। अरे वो तो मैं भूल ही गया। काम की चीज तो तुम भूल ही जाओगे। जो मैंने बोली है, बहन के लिए जलेबी रसगुल्ले लाना तो नहीं भूले। और देसी घी भी मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ। सोनू और जूली देसी घी के पराठे खाते हैं, इसीलिए बोला था। कोई बात नहीं भाभी, पराठे की कोई ज़रूरत नहीं, बच्चे सादी रोटी भी खा लेते हैं। और दाल चावल बने हैं ना, तो उसके साथ रोटी की ज़रूरत नहीं। नहीं नहीं, मुझे सारी ज़िंदगी ये ताने थोड़ी ना सुनने हैं कि बहन मायके रहने आई और उसे और उसके बच्चों को देसी घी भी ना खाने को मिला। अब जाओ भी बिनेश, आप लेकर आओ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। ये बात तुम सीधे भी तो बोल सकती थी, इतना घुमा फिरा कर क्यों बोली? फिर बिनेश देसी घी लेने के लिए चला जाता है। सालनी आगे पीछे तो ठीक रहती थी, पर जैसे ही सालू कभी कभी रहने के लिए आ जाए तो वो ऐसे ही व्यवहार करती थी। इसी वजह से सालू मायके आना पसंद नहीं करती थी। वो तो सिर्फ अपनी माँ और भाई की वजह से ही मायके आ रही थी। माँ, इतना याद रखो, मैं बस आपके और भैया के वास्ते ही यहाँ आती हूँ, वरना भाभी से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। सालू का मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी भाभी शालिनी बहुत ही अटपटा व्यवहार करती थी। फिर एक दिन सब लोग घूमने के लिए मॉल जाते हैं। पापा चलो ना, गेम खेलते हैं। अभी नहीं बच्चों, थोड़ी देर में चलते हैं, पहले थोड़ा मॉल तो घूम लो। यहाँ सब कुछ कितना बदल गया है, पहले तो इतना कुछ नहीं था। मामा जी कुलकुले खाने हैं। मुझे चॉकलेट आइसक्रीम। अरे बच्चों, अभी खिलाता हूँ। चलो शालिनी, आओ आइसक्रीम खा लेते हैं। बिनेश सबको आइसक्रीम लेकर देता है और सब लोग आइसक्रीम खाते हैं। चलो बच्चों, अब हम सब गेम खेलने चलते हैं। बिनेश जैसे ही सबको गेम खिलाने के लिए जाने लगता है तो वो देखता है कि आज गेम मॉल बंद है। अरे नहीं, चलो बच्चों, आज तो गेम मॉल बंद है, थोड़ा और घूम लेते हैं फिर घर चलेंगे। बिनेश सबको घर ले आता है। फिर घर आकर शालिनी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। शालिनी, तुम फिजूल का बात का पतंगड़ बना रही हो। क्या कहा? मैं लड़ाई कर रही हूँ? ये लड़ाई तुम्हारी बहन और उसके बच्चों की वजह से हुई है। तुम्हें जब रिया और दीपू ने बोला कि पापा गेम पार्लर चलो, तो तुमने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, और जैसे ही तुम्हारी बहन के बच्चों ने तुमसे आइसक्रीम और पॉपकॉर्न के लिए फरमाइश की तो तुमने फ़ौरन खरीद कर दे दिए। तुम्हारी बहन तो चाहती ही यही है कि हम दोनों की लड़ाई हो। वो आती है और हमारे घर में कलेश करा कर जाती है। अरे अब चुप भी हो जाओ शालिनी, सालू सारी बातें सुन रही होगी, उस पर क्या बीतेगी तुमने सोचा भी है? सालू इस घर की बेटी है, मेरी बहन है। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम पर क्या बीतेगी? शालिनी जरा सोचो तुम। सालू ने सब कुछ सुन लिया था। फिर कुछ देर बाद जब शालिनी शांत हो जाती है, बिनेश भैया, रिया और दीपू के एडमिशन की बात राहुल जी ने स्कूल में कर ली है। आप चिंता मत करो, अब इन दोनों का एडमिशन भी मेरे बच्चों के स्कूल में हो जाएगा, और बाकी सारी बात राहुल जी ने कर ली है। अब वो जीजू को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। इतने समय से मैं एडमिशन की वजह से बहुत परेशान था, राहुल जी ने बहुत बड़ा काम किया है मेरे लिए। सालू वापस जा रही है बिनेश। शालिनी की बातों से उसका मन बहुत दुखी हुआ है। हाँ भैया, अब मन बहुत भर चुका है भाभी की बातों से, और आप प्लीज़ मुझे रोकना मत। मैं नहीं चाहती कि मैं आपके और भाभी के बीच झगड़े की वजह बनूं। अब मैं चलती हूँ।
सालू जैसे ही बैग उठाने लगती है, शालिनी उसका हाथ रोक लेती है। सालू, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम्हारा मन बहुत दुखा है। तुम हमारे लिए कितना सोचती हो और मैंने तुम्हें कितना गलत बोल दिया। ऐसे अचानक मत जाओ, राहुल जी गलत सोचेंगे। कुछ दिन और रुक कर जाना। बच्चे बहुत मन से अपने मामा मामी के घर आए हैं। मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ गलत बोल दिया। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। भाभी, आप मेरे से सॉरी मत बोलो। आप मुझसे बड़ी हो। फिर दोनों के सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और मन की कड़वाहट खत्म हो जाती है। शालिनी और सालू एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है और रिश्ते फिर से सुलझ जाते हैं। शालिनी ने अपनी गलती मानी और उसे एहसास हुआ कि जैसे वो अपने घर की बेटी है, वैसे ही सालू भी इस घर की बेटी है। और अगर उसके साथ ऐसा हुआ होता तो उसे कितना दुख पहुंचता। इसलिए शालिनी ने अपने व्यवहार को बदला और रिश्तों में आने वाली दूरियां खत्म हुई। भाभी, ओ भाभी, अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी चलो, माँ बुला रही हैं। अगर अब की बार आपको लेकर नहीं गई तो आपका तो पता नहीं, मुझे जरूर डांट पड़ेगी। बस रुको, ये लाइनर और लिपस्टिक लगा लूं। बस 2 मिनट, फिर चलते हैं। और ये कहकर घर की नई नवेली बहू हेमा वापस से अपना मेकअप करने लगी। उसकी ननंद रेशमा उसके पास आकर खड़ी हो गई। अरे बाप रे भाभी, आपकी तो पलकें निकल गईं। नहीं रेशमा, ये नकली पलकें हैं। ये देखो, इन्हें ऐसे ही आंखों पर लगाते हैं। कमाल है ये तो। और ये क्या है भाभी? ये ब्लशर और ये हाइलाइटर और ये मेकअप किट। और एक चीज़ दिखाऊं? ये देखो, ये मेरा लिपस्टिक कलेक्शन। अरे वाह भाभी, आपके पास तो कितना सारा मेकअप का सामान है। मेरे पास तो एक गुलाबी लिपस्टिक है जो मेरे बहुत जिद करने पर माँ ने दिलवाई थी, वो भी 2 साल पहले। पर ऐसा क्यों? तुम्हारी उम्र में तो लड़कियां कितना मेकअप करती हैं और कितना अच्छे से रहती हैं। हाँ भाभी, लेकिन माँ को मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं। ना खुद करती है और ना ही मुझे करने देती हैं। ओहो, अब से मेकअप के लिए तुम्हें जो भी कुछ चाहिए हो तुम मुझसे ले लेना। लेकिन भाभी, उससे अच्छा ये नहीं होगा कि आप ही मेरा मेकअप कर दिया करो, क्योंकि सच बताऊं तो मुझे मेकअप करना आता ही नहीं। तो फिर चलो यहाँ बैठो, मैं आज ही तुम्हारा मेकअप करती हूँ। और इसके बाद रेशमा कुर्सी पर बैठ गई और हेमा भी बड़े मन से उसका मेकअप करने लगी। लेकिन इस सब में ये दोनों भूल ही गईं कि बाहर उनकी सास उनका इंतज़ार कर रही थी। जब काफ़ी देर तक रेशमा हेमा को लेकर बाहर नहीं आई तो रेशमा की माँ सुनीता खुद हेमा के कमरे में आई और ये सब देखकर उसको बहुत गुस्सा आया। रेशमा, तुझे किस लिए भेजा था यहाँ? ये लीपा पोती करवाने के लिए? वो माँ वो मैं बस थोड़ा सा, मतलब बस ऐसे ही। माँ जी, आप रेशमा पर नाराज मत होइए। इसे मैंने ही रोक लिया था। शायद आपने इसे ध्यान से नहीं देखा। ये देखिए ना, सिर्फ हल्के से मेकअप में ही कितनी सुंदर लग रही है। सुंदर एक नंबर की भूतनी लग रही है, बिल्कुल तेरी तरह। ए रेशमा, अब जा, सबसे पहले मुंह धोकर आ और फिर सबको चाय नाश्ता दे। अपनी माँ की फटकार सुनकर रेशमा डर गई और चुपचाप मुंह धोने के लिए चली गई। उसके वहां से जाते ही सुनीता ने हेमा से कहा, ए बहू, खबरदार, जो आइंदा मेरी बेटी को अपने जैसा बनाने की कोशिश की तो। क्यों माँ जी, भला मेरे जैसा बनने में क्या बुराई है? कोई एक बुराई हो तो बताऊं भी। घर के सारे कामकाज छोड़कर ये लाली लिपस्टिक लगाने में लगी रहेगी, तब तो बस गई तेरी गृहस्थी। तुम्हारा क्या है, बड़े बाप की बेटी हो, जितना चाहे उतना खर्च करती हो। लेकिन हमारे घर की लड़कियों को हमने हमेशा यही सिखाया है कि जितनी चादर हो उतने ही पांव पसारने चाहिए। लेकिन माँ जी वो। बस, मुझे तुमसे और बहस करने का शौक नहीं है।
बाहर सभी घंटे भर से इंतजार कर रही हैं। अगर फुर्सत मिल जाए तो दिखाना उन्हें भी अपना ये रंग बिरंगा मुंह, वरना तो कुछ देर में वो वापस ही चले जाएंगे। और ये कहकर सुनीता वहां से चली गई और उसके पीछे पीछे हेमा भी घर के बाहर आ गई। सुनीता के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा धीरज और छोटी बेटी रेशमा। धीरज और हेमा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वहीं से उन दोनों में प्यार हुआ और फिर शादी का फैसला दोनों ने एक साथ किया। सुनीता हमेशा से इस रिश्ते के खिलाफ थी, क्योंकि उसे लगता था कि अमीर घर की लड़की उसकी छोटी सी गृहस्थी को संभाल नहीं सकती और ना ही धीरज उसके खर्चे को उठा पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हेमा की सोच इससे बहुत ही अलग थी। हेमा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि माँ के साथ तुम नहीं रह पाओगी। हर बात बात पर ताने मारने की आदत है उनकी। और तुमने देखा नहीं, बेचारी रेशमा को वो कैसे डरा धमका कर रखती हैं। तुम मेरी मानो तो। नहीं धीरज, जैसा भी है, लेकिन हम माँ जी और रेशमा को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और हमारे अलावा उनका है ही कौन। बस यही सोचकर मैं चुप रह जाता हूँ। तुम्हें पता है हेमा, माँ हमेशा से ऐसी नहीं थी, लेकिन बाबूजी के जाने के बाद रंगों से उन्हें एक अजीब सी चिढ़ हो गई है। कोई बात नहीं धीरज, मैं समझती हूँ और मुझे माँ जी की किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। उफ, आज फिर ज्यादा पानी डल गया। अब क्या करूँ? माँ जी देखेंगी तो बहुत गुस्सा करेंगी। नहीं करेंगी, क्योंकि माँ के आने से पहले ही मैं इस आटे को ठीक कर दूंगी। लाओ भाभी, मुझे दो। थैंक्स रेशमा, सच में अगर तुम ना होती तो क्या होता मेरा। अरे भाभी, ये इतना बड़ा भी काम नहीं है। वैसे भाभी, आपको आज शाम को कुछ काम है क्या? अरे क्यों, क्या हुआ? मैं बिल्कुल फ्री हूँ शाम को। क्या सीखना है आज? वो मुझे ना आईलाइनर लगाना सीखना है। मेरी सारी दोस्त लगाती हैं, पर मुझे ही नहीं आता। सिखा तो मैं दूंगी, लेकिन तुम्हें उसकी हर रोज प्रैक्टिस करनी होगी, तभी हाथ सेट होगा। अच्छा, तो फिर जाने दो। आज तो माँ सत्संग में गई हैं, तो लगा सकती थी, पर हर रोज कैसे लगाऊंगी? अरे पगली, तुम खुद को नहीं लगा सकती, पर मुझे तो लगा सकती हो। मतलब ये ननन जी कि जब माँ जी मंदिर जाती हैं तो तुम मेरा मेकअप किया करना। इससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और माँ जी को पता भी नहीं चलेगा। हेमा की बात सुनकर रेशमा बहुत खुश हो गई और फिर कुछ दिनों बाद दोनों ननंद भाभी सुबह सवेरे ही किसी काम से बाहर निकल जाती हैं। लेकिन इस बात का पता सुनीता को नहीं था और इसलिए अब सुनीता को एक एक पल भारी हो रहा था। वो रेशमा और हेमा दोनों पर बरसने वाली थी। और फिर उन दोनों के घर आते ही, आ गई महारानी। रेशमा, आज तो तू नहीं बचेगी, लेकिन उससे पहले जरा मैं इसके दिमाग को ठिकाने लगा दूं। क्यों री, मैंने तुझसे कहा था ना कि मेरी बेटी से दूर रह, लेकिन तू नहीं मानी। बता बता, क्यों लेकर गई इसे ब्यूटी पार्लर? अपने जैसा बनाना चाहती है इसे भी। माँ चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता। चुप हो जा रेशमा, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे इसके साथ जाने की? क्योंकि उसका जाना जरूरी था माँ। और ये दोनों ब्यूटी पार्लर नहीं, बल्कि मेरे साथ रेशमा के एडमिशन के लिए गई थी। एडमिशन? रेशमा का? कहाँ? और मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर तुम्हें बता देते तो रेशमा को कभी जाने नहीं देती। माँ, मैंने और हेमा ने रेशमा को एक अच्छे कॉलेज से ब्यूटिशियन का कोर्स करवाने का फैसला किया है। नहीं, कोई जरूरत नहीं फालतू पैसे बर्बाद करने की। और ये सब करके क्या करेगी? ये तेरी बीवी जैसे बनेगी। नहीं माँ जी, रेशमा मेरे जैसी नहीं, बल्कि मुझसे कहीं बेहतर बन सकती है। ये देखिए, शहर में पिछले महीने जो मेकअप कंपटीशन हुआ था, उसमें हमारी रेशमा फर्स्ट आई है। बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट को पीछे छोड़ दिया है इसने। और फिर रेशमा ने अपनी माँ के पास आकर कहा, माँ, मैंने ये सब आपसे छुपकर किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। लेकिन सच तो ये है माँ कि मैं भाभी जैसी कभी बन ही नहीं सकती, क्योंकि वो लाखों में एक है
वो मेरी भाभी ही नहीं, दोस्त भी है, और शायद वैसी माँ भी जिसकी मुझे हमेशा से ज़रूरत थी। रेशमा की बातों ने इस बार सुनीता के दिल को झकझोर दिया और उसे अब अपनी गलती का एहसास भी था। उसने रेशमा के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर आंखों में शर्मिंदगी लेकर हेमा की तरफ हाथ जोड़ लिए, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसके घर के लिए हेमा से अच्छी बहू और कोई हो ही नहीं सकती थी।